मैथमेटिकल रीजनिंग करा भी नहीं था। सभी ने करा था मैथमेटिकल रीजनिंग भाई 11th में? नो सर। नहीं किया ना? हाँ, मेरे ख्याल से कोर्स में लाइक स्कूल में भी नहीं कराया होगा आपका। कराया था या नहीं? नहीं सर। हाँ, अपने आप ही नहीं करा होगा फिर आपने, है ना? सर राइट। कल क्वेश्चन था यार। क्या बेटा? सर कल टेस्ट में सर 90 क्वेश्चन थे यहाँ। अच्छा, सर पूछना था क्वेश्चन ना, प्रॉब्लम। बोलो। सर स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। यस सर। ओके। हाँ बोलो बेटा। सर डाउट था क्वेश्चन में। हाँ बेटा बोलो। बोलो भाई। सर जैसे आपने परसों एक ट्रिक नहीं बताई थी कि डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो सर एक क्वेश्चन आया था कि फॉर व्हाट वैल्यू के। जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा के लिए मैंने कहा था इस तरह से करना है ना? यस सर, पर सर एक क्वेश्चन हाँ। है फॉर व्हाट वैल्यू के टी एक्स स्क्वायर फॉर प्लस व्हाट फोर वैल्यू एक्स ऑफ k, एक मिनट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री kx स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 4x प्लस थ्री बी मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू वन मैक्सिमम एट एट एक्स इज इक्वल टू x वन। 1, ये बताना है हमें। यस सर। तो मान लिया मैंने y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 मान लिया, ठीक है? सर कोई ऐसे डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं? हाँ, तो अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? हमें बताना है k की किस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम होगा, ये बोला ना आपने? यस सर। यस ठीक है। एंड क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, है ना? यस सर। ठीक है। तो अब अगर मैं x की वैल्यू पूछा आपसे, अच्छा 1 पर कह रहा है कि मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ठीक है? तो अच्छा, अब हमें सबसे पहले ये बात पता है कि एक्स स्क्वायर जो वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? k है ना? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि k की वैल्यू, अगर k की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, राइट? यस अपवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना? और अगर k की वैल्यू नेगेटिव होगी तो कैसा बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, राइट? ये तो हमें बताइए, k की वैल्यू नेगेटिव, k की वैल्यू पॉजिटिव, ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब मुझे इन दोनों में से बताओ, ग्राफ में से किस में मैक्सिमम आएगा हमारा भाई? लेस देन जीरो आते हैं। लेस देन वाले में, तो इसको तो इग्नोर कर दें क्योंकि इसमें तो ये मिनिमम है ना? इसमें तो मिनिमम आएगी वैल्यू y की, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। मैक्सिमम निकलेगी नहीं उसमें, है ना? इसमें क्या हो जाएगा? मैक्सिमम क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट? फिर इसी तरह से इस वाले केस में मैक्सिमम होगा हमारा, मिनिमम नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अपने डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा? टू के एक्स प्लस फोर। ठीक है, और इक्वल टू 0 रखेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम, है ना? यस सर। या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी फिर अगर x1 रखते हैं, क्योंकि आपने बोला x1 पे बोल रहे हैं ना? यस सर, माइनस टू। तो dy by dx एट x इक्वल्स टू 1 कितना है? माइनस कितनी? k की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? -2। यस सर। तो अगर हम k की वैल्यू -2 रखते हैं तो -2x² प्लस 4x प्लस 3 ये आएगा ना, है ना? यस सर। तो अब यहाँ पर आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस हैज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1, है ना? यही था ना क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। हाँ, तो आंसर क्या है तुम्हारा? यही आया था? यस सर। हाँ ठीक है, तो पूछ क्या रहे हो बेटा, बोलो इसमें क्या नहीं समझ में आया? सर पूछो मैं पूछो, तो ये क्या पूछो? सर मैंने तो बस ये पूछना था कि जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमेशा ऐसे डिफरेंशिएट करके हो सकता है? कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि देखो क्या होता है कि एक होता है, जैसे हम बोलते हैं, एक होता है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। जैसे मैं कहता हूँ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब ग्राफ ऐसे बनता है ना,
एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे ही बनेगा ना, यस सर। तो y इक्वल टू लिखा है एक्स क्यूब, तो अगर मैं कहूँ इसका dy dx करो तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, राइट। यस सर। और मैंने बोल दिया कि फॉर मैक्सिमम मिनिमम, वो मैक्सिमम मिनिमम डेरिवेटिव क्या रखते हैं हम, 0 रखते हैं, राइट। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ गई, राइट। अब हमें, अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करता हूँ कितना आएगा, 6x। डबल डेरिवेटिव करेंगे 6x आएगा, और x 0 पे क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। अब डबल डेरिवेटिव 0 आने का मतलब क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट ही ना करे, है ना। जैसे इस वाले ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, राइट। यस सर। क्लियर है। तो जैसे आपने क्वाड्रिक का बोला था, क्वाड्रिक में तो होता है ना, ये तो पक्का होता है कि एग्जिस्ट करती है, तो कंडीशन देखनी पड़ेगी किसका बना रहे हैं हम। जैसे इसमें मैंने बोला कि क्वाड्रिक है, तो क्वाड्रिक का तो मुझे पक्का पता है कि एक अपवर्ड पैराबोला होता है, एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो ये कंफर्म है कि अगर अपवर्ड पैराबोला होगा तो एक मिनिमम होगी, मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी, और अगर डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो मैक्सिमम होगा, मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। यस सर। अच्छा, इस केस में फिर क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, याद है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, कौन सा पॉइंट, x इक्वल टू 0। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए क्या श्योर टेस्ट है, कई जगह पे बुक में या कहीं पे देखोगे कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, डबल डेरिवेटिव 0 होता है। तो डबल डेरिवेटिव 0 तो आ रहा है, पर ऐसा श्योर नहीं है कि भाई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव 0 है तो आप डायरेक्टली बोल दो कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, आप फर्स्ट डेरिवेटिव से टेस्ट करोगे, सेकंड डेरिवेटिव करोगे, कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन डायग्राम, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने किया, उसका हमने साइन डायग्राम बनाया किसी भी x उस किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर 0 है, तो अब मुझे बताओ अगर जो डेरिवेटिव हमने निकाला था कितना आया था हमारा, 3x स्क्वायर आया था, तो 3x स्क्वायर x की वैल्यू अगर 0 से कुछ भी कम लेकर पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, राइट। यस सर। और आगे भी करेंगे तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन डायग्राम, यानी जो आपने साइन डायग्राम बनाया dy dx के लिए, वो दोनों जगह पॉजिटिव आ गया, कौन से पॉइंट के अबाउट, क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जब आप x के डेरिवेटिव को 0 रखते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव को, उससे जो x की वैल्यूज आती है उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जिनको हमें टेस्ट करना होता है कि उन पॉइंटों पर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा है नहीं। तो अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव के अबाउट लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी क्या हो जाए, साइन सेम आ जाए, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए या दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, तो वो फिर पॉइंट क्या होगा, पक्का कंफर्म, देखो पॉइंट ऑफ क्या होगा, इन्फ्लेक्शन, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो ऐसा आ जाए या फिर ऐसा आ जाए, dy by dx नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइड, तो भी क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही होगा, क्लियर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हाँ, मैं कह रहा था आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं सर आज। वन एक हाँ हाँ सर सर एक क्वेश्चन था बस। सर 82 क्वेश्चन करवा दो। 82 यार मेरे पास क्वेश्चन वो नहीं है अभी। सर हाँ, या तो बोलो क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, हाँ ब्रैकेट 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b प्लस 1 ओवर c। एक मिनट, ये ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में हाँ और ब्रैकेट स्टार्ट ठीक है, 1 बाय a 1 बाई ए प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c। 1 बाई सी, इसकी वैल्यू पूछी है मैंने, ना। यस सर मिनिमम वैल्यू। और कुछ नहीं दिया हुआ, नो सर यही था सर। पक्का भाई यही है। सर अभी मेरी कॉपी पर मैंने यही लिखा था, अभी याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, कुछ कंडीशन है, कुछ तो दिया होगा बेटा, ये नहीं दिया, ए बी सी के बारे में कुछ दिया हुआ है। सर यस a b c ग्रेटर देन 0। कुछ कंडीशन तो होगी, सारे 0 से ग्रेटर है, बस यही है। यस सर। ए बी सी आप कह रहे हो, ऑल ग्रेटर देन 0, बस यही था, मतलब पॉजिटिव बेसिकली, है ना। यस सर। सर किसी और से कंफर्म कर लेंगे तो। और कोई बताएगा भाई, यस सर यही था। बस यही कंडीशन दी हुई, यस सर। ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, वेयर कंडीशन के a प्लस बी प्लस सी हमारा क्या है, सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, एलसीएम लो, ब्रैकेट दूसरे वाले का क्या आएगा,
बताओ भी, बताएगा क्या आएगा एलसीएम? ए प्लस इसमें तो वो लगा, इसमें तो हाँ बताओ क्या आएगा एलसीएम लिखकर। ए बी सी बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, राइट, ये आएगा। यस अच्छा, कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें पता है, उसमें ए भी आता है, बी सी आता है, सी आता है। एक आइडेंटिटी हमें पता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर सारे पॉजिटिव हैं तो हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी एंड ब्रैकेट वन बाई बी वन बाई सी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू तो वो एग्जिस्ट नहीं करती होगी, मिनिमम बताना है कि मिनिमम इतना आएगा। ओके, फिर हम अच्छा इसमें यार वो वाली इनइक्वालिटी भी लगा सकते हैं। क्या होती थी कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी वो लगा सकते हैं, इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। याद है सभी कोई? एक ही होती थी अर्थमेटिक मीन, कोई बताएगा क्या होता था ए और दो नंबर्स के बीच में? ए प्लस बी बाई 2। अब अगर 3 नंबर है तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर है तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 3 होगा ना। ठीक है, और हार्मोनिक मीन क्या आएगा? हार्मोनिक मीन क्या आएगा? 3 अपॉन 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, ये आएगा। हार्मोनिक मीन याद है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एपी का उल्टा करो सारी टर्म्स का, याद है? तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ जाता था, उससे फिर हार्मोनिक मीन निकालते थे। तो ये वाली इनइक्वालिटी लगा दो यहाँ पर, क्योंकि देखो इसमें हमारा जो एक्सप्रेशन लिखे हैं फर्स्ट वाले ब्रैकेट और सेकंड वाले ब्रैकेट में दोनों इन्वॉल्व हो गए। तो क्या क्या आएगा बताओ? a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, हम कह रहे हैं क्या? 3 अपॉन 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये वैसे ही खत्म हो गया ना। तो अच्छा, हमने करी थी इनइक्वालिटी हार्मोनिक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन, नहीं करे? नहीं ठीक है, मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, ये और कर लेंगे टॉपिक। ठीक है, तो पहले एक बार अपना एपी जीपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचएम सारे पढ़ के आने, पूरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन एपी और जीपी। ठीक है बेटा? यस सर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम इसको एक्सप्रेशन को देखकर बोल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। ठीक है, अगर हम वैसे अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाकर सोचेंगे तो बहुत यार लेंथी हो जाएगा, या मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट अप्रोच हो जाएगी, लेंथी अप्रोच, कि उसमें क्या सोचें क्या करें। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन जो होंगे वो इनइक्वालिटी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ओके। ये तो सभी को पता है एचपी क्या होती है भाई। अगर एपी आपकी ऐसे लिखी हुई है ए बी सी, तो एचपी कैसे लिखेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या करते हैं, जो एपी वाली टर्म्स हैं उनको रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 1 बाई बी। हाँ, रेसिप्रोकेट कर देते हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसको एक और तरह से भी कर सकते हैं ऑल्सो, एक और तरीका भी आता है। जैसे मैंने बोला इनइक्वालिटी, तो ये भी लगा सकते हो। हमें ये भी पता है कि एक और लगा सकते हैं, क्या क्या? अच्छा, वो तुम्हें पता नहीं, क्वाशी श्वास इनइक्वालिटी से भी हो सकता है, बट वो छोड़ो, लाइक और कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है बेटा? यस सर। ओके ओके, हाँ तो और किसी का डाउट भाई? यस सर 18। हाँ बोलो बेटा। अच्छा यार एक बार म्यूट पे भी रखो, पीछे से किसी की ना बैकग्राउंड साउंड आ रही है बहुत ज्यादा। हाँ बोलो। सर इफ सर इफ f of x इक्वल टू 3x स्क्वायर
3x² sin 1/x sin 1/x minus x cos x cos 1/x 1/x सर x इक्वल टू सर x इक्वल टू नॉट 0 सर f 0 कंडीशन है है कंडीशन है x नॉट इक्वल टू 0 सर देन वैल्यू ऑफ f 1/pi then value of 1/y y मतलब fx है ना सर f 1/pi f 1/y ये पूछा है यस y हमारा क्या fx हाँ यही है। शायद 1/पाई पूछा था। पाई है क्या था 1/pi पाई 1/pi हाँ y नहीं होगा 1/pi और- यही पूछा है और शायद सर क्वेश्चन में एफ नहीं एफ डैश दिया था। यस सर। यार कंफर्म करो ऐसे मत बताओ तो क्या सर मतलब सही सर मैंने लिख के लिखा बताओ मेरे पास F- क्वेश्चन है नहीं सर मैंने लिखा है हाँ बोलो क्या था सर एफ एक्स की एफ डैश एक्स आएगा। fx की जगह f'(x) लिख दो यस सर डेरिवेटिव दिया हुआ है ना ये कह रहे हो यस सर अब सही है। हाँ तो dy/dx हमें दिया हुआ है 3x²। हाँ बेटा बोलो सर शायद और ऐसा भी दिया था कि एफ ऑफ 0 0 है। यार ऐसे मत करो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनेगा ये हाँ बट ढंग से बताओ कंडीशन क्या है कोई पढ़ के बताओ जल्दी से देखकर कि भाई क्या है कंडीशन f'(x) हमें दिया हुआ है 3x² sin 1/x माइनस f 0 दिया हुआ है यस सर मेरे पास याद आ रहा है। ठीक है तो यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा इसका ठीक है बस और कुछ नहीं यही था बताओ ठीक है ये लिखा हुआ है अभी यस सर ठीक है सबसे पहले जो दिया हुआ हमें f'(x) डेरिवेटिव दिया हुआ 3x² sin 1/x माइनस x cos 1/x ठीक है तो क्या करें क्या किया आपने सबसे पहले बताओ क्या करोगे इसमें बताओ भाई कुछ तो बताओ क्या किया स्टार्टिंग कैसे करी ये जो डेरिवेटिव लिखा हुआ है किसका आएगा डेरिवेटिव कोई बताएगा अच्छा बेटा सारे एक बार म्यूट मोड पे रखो अपने आप को हाँ और ऑप्शंस क्या दिए हुए पढ़ो ऑप्शंस तो बताओ क्या दिए हुए सर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल बेस्ड था ओके तो इसका प्रॉपर कुछ आंसर निकालना है हमें ठीक है अच्छा इसको स्प्लिट कर लो ऐसे कर लो जैसे हमने देखा 3x² किसका डेरिवेटिव आएगा अभी 3x² किसका डेरिवेटिव आएगा क्यूब x³ का डेरिवेटिव आएगा sin 1/x को रखते हैं बाहर यस फिर अगर हम वो लगाते हैं क्या कहते हैं प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो फिर उसमें x³ बाहर आएगा और dy/dx किसका आएगा sin 1/x का आएगा राइट अगर हम इसका Yes. डेरिवेटिव करते हैं ठीक है ये हम किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं dy/dx ऑफ किसका कर रहे हैं हम x³ sin 1/x का राइट ये ठीक है Yes. ठीक है फिर अच्छा इसका करो क्या आएगा sin 1/x का डेरिवेटिव करना क्या आएगा वो तो पहली वाली टर्म तो मैच कर रही है ये वाली मैच करेगी x³ एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ sin 1/x क्या लिखोगे आप cos 1/x 1/x चेन रूल लगेगा और 1/x का क्या होता है आ तो रहा है हाँ, आ गया ना -1/x² राइट यही आएगा यस और -1/x² को अगर आप x³ के साथ सॉल्व करोगे तो -x ही आ जाएगा ना न्यूमरेटर में है ना ये दिख रहा है यस सर यस सर
तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो हमारा किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है? जो जो f डैश x लिखा हुआ है वो किसका लिखा हुआ है? डेरिवेटिव ऑफ इसका लिखा हुआ है x क्यूब साइन 1 बाय x का, है ना? x क्यूब साइन 1 बाय x, ये लिखा हुआ है ना? यस सर। ठीक है। Yes, तो इसका मुझे वो बता दो, fx की वैल्यू फिर क्या होगी? इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? डायरेक्टली x क्यूब साइन 1 अपॉन x आ जाएगा ना? ठीक है। और प्लस क्या कर दूं? c। ठीक है भाई? Yes, sir. ठीक है। और फिर इसने कुछ कंडीशन भी दी है, क्या कंडीशन दी थी? F of 0 equal to 0. f ऑफ 0 इक्वल टू 0। और f ऑफ 0 आएगा क्या वैसे? 0 का क्यूब 0, साइन 1 अपॉन 0 कुछ भी आएगा एंगल, लेकिन उस पर वैल्यू तो 0 ही आएगी मल्टीप्लाई करके, है ना? Yes, sir. प्लस c, तो c 0 ही है बेसिकली, है ना? तो हमारा fx क्या आ गया भाई? x क्यूब साइन 1 बाय x आ गया। और पूछा किसकी वैल्यू? f पाई की वैल्यू या 1 बाय पाई? 1 by pi. 1 बाय पाई। 1 बाय पाई 1 बाय पाई 1 बाय पाई। ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आई ना मैंने यहाँ पर 0 क्यों लिखा? क्योंकि साइन 1 अपॉन 0 चाहे कुछ भी एंगल हो, कुछ भी हो, हमें पता है साइन की वैल्यू जब भी हम सॉल्व करते हैं तो कुछ भी हो, हमेशा आंसर जो आएगा वो क्या आता है? -1 से 1 के बीच में आता है। इनटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा ना? ये तो क्लियर है? Oscillatory limit. हाँ। अच्छा, लेकिन हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा डिफरेंशियल है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट करेगी? हाँ करेगा भाई, ठीक है। तो f 1 बाय पाई पे क्या आएगा? एक्स क्यूब की जगह क्या लिखोगे? 1 अपॉन पाई का होल क्यूब। और साइन कितना हो जाएगा? 1 बाय एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा? पाई ऊपर चला जाएगा, राइट? पाई पे वैल्यू कितनी होती है साइन की? 0। 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। 0 आंसर आएगा मेरा, ठीक है? क्लियर है? थैंक यू। ओके, मतलब देखो ना, सबसे पहले आपको थोड़ा सा ऐसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई 3x² लिखा है, साथ में लिखा है साइन 1 बाय x, और माइनस का लिखा है x cos 1 बाय x। मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन वैसे बना के करूं तो कैसे करेंगे? ना तो ये तुम्हारा वो सेपरेटेबल फॉर्म बनेगा, नहीं सेपरेटेबल बन जाएगा, हाँ अलग तो हो ही जाएंगे ना। पर फिर इंटीग्रेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसको आप वैसे ही देख लो कि भाई प्रोडक्ट रूल से डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि हाँ यार x क्यूब साथ में साइन 1 बाय x लिखा है, तो इसका प्रोडक्ट रूल लगाकर थोड़ा सा चेक करा तो बन रहा है ना? ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। अच्छा, मैं टॉपिक बता रहा था कि आज मैथमेटिकल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड मैथमेटिकल रीजनिंग लाइक मैंने बोला कि जैसे 11th में तुमने पढ़ा भी नहीं होगा, तुम्हें सभी को पता है कि पेपर में आएगा, एक क्वेश्चन टिपिकली आता है पेपर में। तो मतलब सबसे अगर मैं बोलूँ कम एफर्ट करने की जिसमें जरूरत है वो यही वाला चैप्टर है। मतलब बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा और पेपर में लाइक बहुत ईजी सा क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट सारे बस क्लियर होने चाहिए। तो 1-2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? तो 4 मार्क्स मतलब गारंटेड है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है ताकि क्लास में ज्यादातर चीजें समझ में आ जाए, ठीक है बेटा? ठीक। अच्छा, सभी को सेट्स वेन डायग्राम वगैरह तो क्लियर होगा कैसे बनाते हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? मतलब इसके बारे में बेसिक आइडिया है ना कि भाई जैसे लिखते हैं और, तो और का मतलब पता है ना, यूनियन लिख देते हैं और की जगह, यस सर। इस तरह से बना देते हैं। एंड के लिए क्या लिखते हैं? एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, yes sir. इंटरसेक्शन, और लिख देते हैं इस तरह से, है ना? फिर एक कॉम्प्लीमेंट वाला होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट, इसको नॉट ए बोलते हैं, राइट? यस सर। ठीक है। कुछ लॉज होते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्पिटिटिव लॉ। जैसे अगर मैंने लिखा है ए यूनियन बी, तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? बी यूनियन ए, ठीक है, एक ही बात है ना? यस सर। इंटरसेक्शन में भी सेम बात है, ठीक है? चलो Yes. स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम अगर मैं बोलूं कि ओनली ए बताओ इसमें से कौन सा होगा रीजन? अगर ये ए है, ये बी है, ओनली हमारा ये वाला होगा, राइट? यस सर। जो बी के साथ शेयर्ड नहीं है, इसको वैसे हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? लिख सकते हैं इसे। Yes. यस और सर। ए माइनस बी भी लिख सकते हैं ना? यस सर। ए में से बी को हटा देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आता है मैथमेटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट क्या होती है, तो बताएगा स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट कोई चीज ऐसी होती है जिसका आप आंसर कह सकते हो ट्रू, या तो ठीक है, या कहोगे आप फॉल्स। पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि जो एम्बिगस हो। एम्बिगस मतलब ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूँ मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो ठीक है, ये ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। ट्रू है। और मैं कहता हूँ 2 into 2 होता है 5, तब फॉल्स। फॉल्स है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि टुडे इज
टुडे इज संडे, चलो टुडे इज मंडे, अब ये ट्रू है फॉल्स है? True. आज तो मुझे पता है क्या है, लेकिन मैं जनरली अगर इन स्पीकिंग, मतलब मैं आज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं वैसी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कहीं पर लाइक मैं लिख कर दे दिया तो टुडे इज मंडे, तो ये बात जो है, जो लाइक कोई पढ़ रहा है बुक में, तो उसके लिए वो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स दोनों हो सकती है, हो भी सकता है नहीं भी, है ना? ये तो Yes, sir. एम्बिगस हो गया ना। तो अब इसका Yes. आंसर ना तो मैं ट्रू दे सकता हूँ ना ही फॉल्स दे सकता, तो फिर ये स्टेटमेंट नहीं है। समझ में आए? बात समझ में आई? Yes, sir. क्लियर है? तो कोई भी चीज जब आप बोलते हो स्टेटमेंट, तो उसमें ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए फॉर श्योर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हो भी सकता है या नहीं भी, तो हो भी सकता है नहीं भी, तो फिर वो स्टेटमेंट नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. तो इसको हम Yes, स्टेटमेंट sir. बोलते हैं। फिर आता है ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो ये हो गया स्टेटमेंट का मतलब कि स्टेटमेंट क्या होती है। फिर एक आती है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कोई भी एक मैंने स्टेटमेंट बोली, ट्रुथ टेबल का मतलब है बेसिकली कि अगर मैंने कोई भी स्टेटमेंट बोली पी, ये मेरी एक स्टेटमेंट है पी, मैंने कुछ भी लिख दिया, अब लिखने के बाद अब उसकी ट्रुथ टेबल जो होगी वो कैसे बनाओगे आप? ये जो पी स्टेटमेंट है वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। भाई एक स्टेटमेंट के दो ही ऑप्शन है ना, हमने पढ़ा है कि स्टेटमेंट अगर है कोई पी तो उसके दो ही ऑप्शन है, या तो वो ट्रू होगी या फिर सिर्फ क्या होगी, फॉल्स होगी, राइट? लेकिन अगर मैंने एक साथ दो स्टेटमेंट ले ली तो फिर क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ये तो मैंने एक स्टेटमेंट वाला करा, ओनली वन स्टेटमेंट। तो ओनली अगर वन स्टेटमेंट है तो उसके लिए ट्रुथ टेबल का मतलब है, ट्रुथ टेबल जब मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब है कि उसमें ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो मैंने कहा कि अगर कोई एक स्टेटमेंट लिखी है, जो मुझे पता नहीं है अभी क्या लिखी है मैंने, लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट लिखी है तो वो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो मैंने दो केसेस बना दिए। अब लेकिन अगर दो स्टेटमेंट आती हैं, फॉर टू स्टेटमेंट्स, अगर हम दो स्टेटमेंट ले लें, क्या ले लिया हमने, पी और क्यू, दो स्टेटमेंट ले ली, तो अब इनकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? True, false, false, true, true, हाँ, true, वो false, मतलब true. पॉसिबल कॉम्बिनेशन सारे बनाते जाओ, मतलब पी क्यू भाई, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, मतलब सारे केसेस इन्वॉल्व हो गए, राइट? जैसे कॉइन होता था ना कि कॉइन टॉस करा, सारी चीजें आ गई, ट्रू टेल टेल आ गया, अच्छा फॉल्स है इसमें, तो हाँ मतलब ट्रू ट्रू आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, और कोई केस तो नहीं बनेगा ना, ठीक है? तो ये Yes, इसकी sir. क्या होगी, ट्रुथ टेबल हो जाएगी, राइट? ठीक है, ऐसे ही तीन वाले के लिए हो जाएगा। तीन में कोई बताएगा कितने बनेंगे? और पी क्यू आर थ्री स्टेटमेंट्स, तो 8 बनेंगे भाई इसमें। कैसे लिखने का क्या तरीका है, मतलब रैंडमली मत लिखना, क्योंकि क्या होगा रैंडमली लिखने में ऐसा हो सकता है कोई केस आप स्किप ही कर दो या डबल काउंटिंग कर दो, तो फिर वही तरीका जैसे हम करते थे पी क्यू आर, तो पहले क्या करो, ट्रू 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 ट्रू, 4 ट्रू लिखो 4 फॉल्स लिखो, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर लास्ट में क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, कोई रिपीटेशन तो नहीं हुआ, और सारे केसेस आ भी गए। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका ऐसे ही लिखना, रैंडमली मत लिखने बैठ जाना, मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज आ गई, 8 जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है? फिर एक आता है निगेशन, निगेशन ऑपरेशन। किसी भी स्टेटमेंट का अगर निगेशन ऑपरेशन बोले तो उसका मतलब क्या है? निगेशन का मतलब होता है नॉट, मतलब जैसे मैं कहता हूँ टुडे इज मंडे, मंडे नहीं लेते, जैसे लेते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 6, मैं कह देता हूँ ये स्टेटमेंट बोल दी, तो इसका निगेशन क्या होगा? अब वो जो मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, ये मत बोलना कि सर ये तो फॉल्स है, स्टेटमेंट तो ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो स्टेटमेंट है मैं कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 6, तो इसका निगेशन अगर होगा तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है? आया समझ में? तो ये क्या कर दिया मैंने, निगेशन कर दिया। निगेशन का मतलब हो गया कि अगर कोई वैल्यू मतलब किसी स्टेटमेंट की ट्रू है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल में अगर किसी स्टेटमेंट के लिए ट्रुथ टेबल में टी लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है, तो उसका निगेशन जब करोगे तो फॉल्स बना दोगे उससे। क्लियर है? तो जैसे मैंने बोला एक स्टेटमेंट एग्जांपल दे देता हूं, मैं कहता हूं सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज इवन, मैंने ऐसे बोल दिया कि सम ऑफ टू इवन इंटीजर इज इवन, तो इसका निगेशन ऐसे लिखा जाता है, मतलब पी जब लिखते हैं, पी एक स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन कैसे लिखते हैं, तो निगेशन होगा वो ऐसे लिख देते हैं, एक वेव सी कर्व सी बनाकर इस तरह से पी लिख देते हैं, ये इसको ये रिप्रेजेंट करता है निगेशन ऑपरेशन। तो इसको मैं फिर कैसे लिखूंगा, सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज नॉट लिख दूंगा, नॉट इवन। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये मेरा क्या हो गया, निगेशन
ऑपरेटर हो गया, ठीक है, क्लियर है? सर बोलो। जैसे ऊपर आपने बताया कि वो 3 into 3 is equal to 6, फिर उसका निगेशन आया नॉट 6 आया, मतलब नॉट इक्वल टू 6। अगर वहां पे होगा 3 into 3 is equal to 9, तो उसको भी हमने नॉट 9 करना है फिर। हाँ हाँ हाँ, नॉट 9 करना है, नॉट 9 करना है। मतलब तुम्हें स्टेटमेंट से मतलब नहीं कि वो ट्रू थी फॉल्स थी, ये तो मुझे पता है अभी तो, लेकिन Yes, नॉर्मली अगर कोई स्टेटमेंट है तो उसके बारे में हाँ निगेशन ऐसे ही करते हैं, क्लियर है? ओके सर। ठीक है, हाँ, मतलब नॉट कर देना, चाहे कुछ भी लिखो, पहली बात तो वो स्टेटमेंट होनी चाहिए तभी देगा क्वेश्चन। स्टेटमेंट नहीं है तो फिर लॉजिक सेंस ही नहीं बनता, ठीक है ना? तो अगर स्टेटमेंट है तो फिर निगेशन ऑपरेशन हाँ नॉट करके ही बनता है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई। तो अगर मैं बोलूं इसकी ट्रुथ टेबल, किसी एक स्टेटमेंट P की लेट से ट्रुथ टेबल है ट्रू फॉल्स, ये दो ही केसेस होंगे, तो इसका निगेशन जो लगा हो गया ऑपरेशन, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये फॉल्स बन जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, क्लियर है? बस ठीक है भाई, बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान से सुनना, यहीं पर ही आ जाएगा समझ में, कुछ लाइक घर पे भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा चैप्टर है, ठीक है? और एक क्वेश्चन फिर बोल रहा हूँ गारंटेड आएगा ही, तो अच्छी तरह से कर लो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा तुम्हारा, ठीक है? ये तो कुछ चैप्टर ऐसे जिनमें एक ही क्वेश्चन आता है, पढ़ना काफी कुछ पड़ता है उसमें, है ना? तो ये स्कोरिंग है, मतलब ये सोचो 4 नंबर यहाँ पर तो लूज करने ही नहीं है तुम्हें। फिर नेक्स्ट आता है कंपाउंड स्टेटमेंट और बेसिक लॉजिकल कनेक्टर्स। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि एंड का मतलब मैंने बोला अभी क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को जैसे हम सेट्स में तो ऐसे लिखते थे ना, ऐसे बनाते थे, लेकिन यहाँ पर कैसे बनाते हैं, यहाँ पे कैसे बनाते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे बनाएंगे, उल्टा वी बना देंगे, ठीक है? और यूनियन के लिए ऊपर सीधा वी बना देंगे, और लिखा है तो ऐसे बना देंगे, यूनियन की जगह वी बना देते हैं, तो ये यूज करेंगे, ठीक है ना? एंड के लिए क्या यूज करेंगे, उल्टा वी बना दो, और के लिए सीधा वी बना दो, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो P अगर मैं लिखूंगा P एंड Q, तो फिर ऐसे लिखूंगा, इसका मतलब P एंड Q। और अगर मैं लिखता हूं P इस तरह से, तो इसका मतलब P और Q, क्लियर है? ठीक है? यस सर। फिर इसी तरह से एक और होता है, लाइक इम्प्लीकेशन बोलते हैं इसे। अच्छा, एक और नाम है इनके, एंड को क्या बोलते हैं, कंजक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंजक्शन। कंजक्शन। और यूनियन को क्या बोल देते हैं, डिसजंक्शन बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन, कंजक्शन डिसजंक्शन, ठीक है? कंजक्शन डिसजंक्शन, ओके। फिर एक आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब मैंने कंडीशन लगा दी कि इफ कुछ बोला और फिर बोला देन, कि इफ ये हो रहा है तो देन ये, तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट होगी। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम एरो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? एरो यूज करते हैं, ठीक है? मतलब मैं P अगर ऐसे लिख दूं, P एरो Q, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि इफ P, मतलब जो P स्टेटमेंट है वो बोल दी पहले कि इफ ये है, देन जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आगे बोलूंगा वो Q, ठीक है? तो इसको बोलते हैं, हाँ, तो इसको बोलते हैं इफ देन वाली स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट बोलती है, ठीक है, क्लियर है? यस तो सर। इसके लिए मैं लिख भी देता हूँ इफ देन वाला स्टेट, ये मतलब इफ और फिर देन आगे के आगे कुछ Q वाला स्टेटमेंट लगा दिया हमने। फिर एक आता है इफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट भी होती है। बाय कंडीशन मतलब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एरो दोनों साइड बना देते हैं, एरो दोनों साइड बना देते हैं। तो ये जो मैं सिंबल बता रहा हूं तो ध्यान रखना, मैथमेटिकल रीजनिंग में ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है ना? तो मैंने यूनियन के लिए बता दिया, ऊपर वी बना दो, इंटरसेक्शन के लिए उल्टा वी बना दो, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए एक सिंगल साइड एरो लगा दो, और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए दोनों साइड एरो लगा दो। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट कैसी होगी, ऐसे लिख देंगे P डबल साइडेड एरो Q। इसका मतलब ये होता है कि कुछ इस तरह से आप बोल रहे हो कि इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, मतलब दोनों साइड से बाय कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए इस तरह से लिखा जाएगा, इफ एंड ओनली इफ, अगर ऐसा है तब, ठीक है? कि दिस इज, मैंने कंडीशन बोली P और फिर बोल दिया इफ एंड ओनली इफ, तो ये कंडीशन बाय कंडीशनल स्टेटमेंट होगी। हाँ बेटा बोलो। सर बाय कंडीशन का एक एग्जांपल देना। जैसे मैंने बोला कि एक कंडीशन, मैंने कोई भी स्टेटमेंट बोल दी कि ये होगा इफ एंड ओनली इफ ये, तो ये मेरी बाय कंडीशन स्टेटमेंट होगी, ठीक है? मतलब मैंने पहली चीज बोली कि ये हो रहा है, मतलब ऐसा है, फिर मैंने बोला इफ एंड ओनली इफ ये वाली चीज अगर फॉलो हो रही है तभी, ठीक है? तो मैंने बोला जैसे x इज अ नेचुरल नंबर, इफ एंड ओनली इफ दिस x, या कुछ भी लिख दिया 3x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है?
क्लियर है? Yes, sir. तो इफ एंड ओनली इफ में क्या करोगे, आप कुछ पहले स्टेटमेंट बोल दोगे और उसके आगे कुछ कंडीशन इस तरह से लगा दोगे कि इफ एंड ओनली इफ ये हो रहा है तभी, ठीक है? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, चलो ऐसा दे देता हूं, y is divisible by 3 if and only if sum of all digits is divisible by 3, ठीक है भाई? यस ठीक है, तो अब देखो ना बाय कंडीशन क्यों हो गई, अब समझो, देखो बाय कंडीशन क्यों हो गई। अगर मैंने बोला कि इफ y is divisible by 3, इफ नहीं बोला, पहले मैंने बोला y is divisible by 3 और फिर बोला if and only if sum of all digit is divisible by 3, तो अब देखो बाय कंडीशन क्यों है, क्योंकि देखो अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है उसकी सारी डिजिट का सम क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, और सारी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 3 से पक्का होगा डिवाइड। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कंडीशन क्यों हुई, क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, पर कुछ ऐसी होती है ना जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, जो ऊपर वाली है बाय कंडीशन से ऊपर वाली इफ देन वाली, उसमें ऐसा हो सकता है कि उल्टा ना हो, होता है ना कि हम कहते हैं कि इफ ये देन ये, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो ये याद रखना है। मैंने बोला यूनियन, यूनियन को मैंने क्या बोला, डिसजंक्शन, फिर मैंने इंटरसेक्शन के लिए क्या यूज करा, उल्टा वी, इसको बोलते हैं कंजक्शन। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ देन आ गया, बाय कंडीशन में इफ एंड ओनली इफ वाली स्टेटमेंट आ गई, और उसमें कैसे लगाते हैं, दोनों साइड एरो लगा देते हैं। तो ये जो एरो लगा रहा हूं मैं, एक सिंगल साइड फिर डबल साइड, इनके मीनिंग है, तो ये याद रखना है, क्योंकि पेपर में जब आएगा तो ऐसे लिखा तो नहीं आएगा कि इफ एंड ओनली इफ, या तो ऐसा लिखा जाएगा या फिर डबल साइड एरो वाला आ जाएगा, तो तुम्हें दोनों बातें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई? Yes, sir. क्लियर बेटा, सभी को आया समझ में? Yes, sir. चलो Yes. एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ तक सभी ने नोट भी कर लिया, याद रहेगा? Yes, sir. ठीक है, Yes. चलो एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ट्रुथ टेबल बनानी है आपको, ठीक है बेटा? ट्रुथ टेबल बनानी है किसके लिए? फॉर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, निगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ क्यू, और इसको ब्रैकेट में रख दिया और बाहर निगेशन कर दिया। चलो इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पी और क्यू, दो स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, तो अगर दो स्टेटमेंट इन्वॉल्व है, वो दी नहीं है, क्या है, कभी वो दे देता है कभी नहीं देता। ठीक है, तो दो अगर स्टेटमेंट इन्वॉल्व है तो क्या करो, पहले सबसे पहले इनकी ट्रुथ वैल्यूज लिख लो जो जो पॉसिबल है। तो क्या बनेगी आपकी? ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स। ठीक है, फिर क्यू के लिए आप क्या लिखोगे? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सारे म्यूट पे रखो बेटा अपने आपको। अंजना म्यूट पे बेटा, आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, तो मैंने पी क्यू को क्या कर दिया भाई, लाइक सारी जो ट्रूथ और फॉल्स वाली लाइक पॉसिबल वैल्यूज थी वो सारी असाइन कर दी। अब बताओ सबसे पहले क्या निकालना है हमें? हमने देखा कि ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, निगेशन ऑफ क्यू लिखा हुआ है, तो निगेशन ऑफ क्यू कर दो भाई, क्या आएगा बताओ जल्दी से, क्या लिख दूं? फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है यहां तक? फिर हमें क्या करना है? फिर हमें करना है पी को, फिर पी को क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है निगेशन ऑफ क्यू के साथ। तो क्या आएगा बताओ? पी को करना है इंटरसेक्शन इसके साथ, और ये आएगा फिर तो क्या बनेगा? इंटरसेक्शन। अच्छा मैंने इसमें ट्रुथ टेबल में तुम्हें अब ये नहीं बताया मैंने, एक बार पहले ये वाला भी बता देता हूं। सबसे पहले ये भी रहने दो, क्वेश्चन करते हैं ये वाला। इससे पहले कुछ टॉपिक पहले जल्दी से फटाफट डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बोला कि जब यूनियन करते हैं, जब मैं यूनियन करता हूं पी यूनियन क्यू, और एक करते हैं पी इंटरसेक्शन क्यू, तो सबसे पहले ट्रूथ फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू सॉरी ट्रू फॉल्स, फिर यहाँ आएगा ट्रू, इसको दोबारा लिख देता हूँ, ये रेड से लिखा है ट्रू फॉल्स, ये लिखा है ट्रू फॉल्स। जब यूनियन करते हैं तो यूनियन में एक चीज याद रखो, जब भी आप दो स्टेटमेंट का यूनियन करोगे तो जब भी दोनों फॉल्स होंगी सिर्फ तभी फॉल्स आएगा, नहीं तो हर बार क्या आएगा? ट्रू आएगा। क्लियर है? ये याद रखना है। Yes, sir. तो अगर दोनों फॉल्स हैं सिर्फ यही वाला केस क्या आएगा? फॉल्स आएगा, बाकी सारे क्या आएंगे? ट्रू आएंगे। ये ट्रुथ टेबल होगी यूनियन की। फिर इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? इंटरसेक्शन में जब दोनों ही क्या होंगे? सेम वैल्यूज होंगी, मतलब जब हमारा दोनों ही क्या होंगे? ट्रू होंगे, सिर्फ तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। मतलब सिर्फ ये ट्रू आएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? क्लियर है? मैंने क्या बोला भाई? मैंने बोला कि जब आप यूनियन कर रहे हो, जब दोनों फॉल्स होंगे सिर्फ तभी फॉल्स आएगा। इंटरसेक्शन में क्या कह रहा हूं मैं? इंटरसेक्शन में मैं कह रहा हूं कि दोनों जब ट्रू होंगे सिर्फ तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया ना, मतलब लॉजिकली ऐसे भी सोचो कि इसमें क्या कर रहे हैं बेसिकली, एक वेन डायग्राम से भी समझाया जाता है, बट वेन डायग्राम से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अभी ये वाला तो याद रहेगा तुम्हें, कोई मुश्किल नहीं है तुम्हें, है ना? ठीक है भाई, क्या बोला मैंने कि जब आप यूनियन करोगे तो दोनों जब फॉल्स होंगे सिर्फ तभी फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू लिखते जाओ। ठीक है,
मतलब दोनों ट्रू है तो भी ट्रू लिखो, अगर एक भी ट्रू है दोनों में से कोई भी तब भी ट्रू लिखोगे उसका यूनियन। और इंटरसेक्शन में क्या करना है, इंटरसेक्शन में जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे सिर्फ तभी ट्रू आएगा, बाकी सभी जगह फॉल्स आएगा। याद रहेगा? यस सर। यस सर। सर ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? अब आता है निगेशन तो हमें लिखना आता ही है, निगेशन तो हमें आता ही है। अच्छा, निगेशन से पहले मैंने और दो चीजें बताई थी, क्या बताई थी? मैंने इफ देन वाली स्टेटमेंट बताई थी, और दूसरी कौन सी बताई थी? इफ एंड ओनली इफ, है ना? दो केसेस और कर रहे थे, इनका और कर लेते हैं। तो अगर मैं लेट से ले रहा हूं ट्रुथ टेबल किसकी, P इंप्लाइज Q, ये मैंने ले ली इफ देन वाली स्टेटमेंट ले ली। कौन सी ले ली? कंडीशनल स्टेटमेंट इफ देन वाली, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन मतलब P इंप्लाइज Q, मतलब अगर P है तो वो इंप्लाई कर रहा है Q बात को, ठीक है, तो इसको इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। यहां लिख लेना कंडीशनल स्टेटमेंट में, यहां पर इम्प्लीकेशन क्या लिखोगे? इम्प्लीकेशन, ये लिख लेना इम्प्लीकेशन। तो अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाए तो कैसे बनाते हैं? P इंप्लाइज Q, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? तो इसमें आपको सिर्फ एक केस याद रखना है कि कब फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू आएंगे। तो सिर्फ जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, सिर्फ तब फॉल्स आएगा। जब P ट्रू हो, Q क्या हो? फॉल्स, यानी ये वाला केस। इस वाले केस के लिए आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। बाकी सारी जगह पे क्या आएगा भाई? ट्रू आएगा। ठीक है, क्लियर? Yes. रिपीट करना। ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, रुको एक मिनट। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये वाला केस याद रखना। देखो P इंप्लाइज Q के लिए जब P ट्रू होगा और Q क्या होगा? फॉल्स होगा, तभी सिर्फ क्या आएगा? फॉल्स आएगा। बाकी सभी जगह पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। फिर मैंने इसके लिए बोला क्या, जब यूनियन करते हैं तब जब दोनों फॉल्स होते हैं सिर्फ तभी फॉल्स आता है, बाकी सभी जगह पे क्या आता है? ट्रू आता है। और जब इंटरसेक्शन करते हैं तो दोनों जब ट्रू होते हैं सिर्फ तभी ट्रू आता है, बाकी सारे क्या आते हैं? फॉल्स आते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा? यस। ठीक है, Yes, sir. तो पहले यूनियन के लिए मैंने क्या बोला? जब दोनों फॉल्स तो फॉल्स, इंटरसेक्शन के लिए जब दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स। और इंप्लीकेशन वाला जो स्टेटमेंट है P इंप्लाइज Q, इसमें ट्रू फॉल्स से फॉल्स आता है, बाकी सभी जगह ट्रू आएगा। यानी कि अगर फॉल्स ट्रू भी है तो भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes. Yes, sir. इसको वेन डायग्राम बनाकर समझा सकते हैं, बट वेन डायग्राम से हम करेंगे नहीं, बहुत टफ हो जाता है। कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वेन डायग्राम से इजी हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा। ठीक है, अभी तो ये याद करते चलो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो अब एक उसका भी कर लेते हैं। किसका? मैंने एक और बताया था, कौन सा? बाय कंडीशन। बाई कंडीशन। By हाँ, condition. बाई कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका भी याद रख लो। इसका कैसे याद रखोगे? अब बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर दोनों ट्रू होंगी तब बात ट्रू आएगी, और जब दोनों फॉल्स होंगे तब भी क्या आएगा? ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए P इंप्लाइज, सॉरी इंप्लाइज कह रहा हूं, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है P डबल साइडेड एरो Q। तो इसके लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे? बताओ कहां कहां पे ट्रू आएगा? पहला क्या आएगा? ट्रू। ट्रू आएगा। दूसरा क्या आएगा? फॉल्स। False. फॉल्स। तीसरा फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स, और लास्ट में। ठीक है भाई, इसमें दो जगह पे क्या आएगा हमारा? ट्रू आएगा। ठीक है, बाकी फॉल्स आएंगे। क्लियर है? Yes. याद यस रहेगा? ठीक है, तो ये वाली चीज भाई याद रख लो बस। ठीक है, अब ये याद हो गया, फिर क्वेश्चन करते जाएंगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इतना ही करना है याद। अब बाकी थोड़ा सा लाइक क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक सभी को आ गया समझ में? यस। Yes. ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक मैंने अभी क्वेश्चन दिया था, क्या बोला था मैं? हाँ, ये वाला करते हैं पूरा। हाँ, हमने क्या करा? P इंटरसेक्शन कर रहे हैं नेगेशन Q के साथ, नॉट Q के साथ। तो नॉट Q हमने निकाल लिया, ये रहा कॉलम बना दिया इसका। अब P के साथ उसको क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में मैंने क्या बताया था कि जब दोनों क्या होंगे? ट्रू होंगे, सिर्फ तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो पहला क्या लिखूं बताओ? FTF है। फॉल्स। पहला लिखूंगा फॉल्स, दूसरा P, True. फिर फॉल्स, True. फिर फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? लास्ट एक और रह गया, क्या? अब पूरे का निगेशन करना है। ब्रैकेट में लिखा है ना, पूरे का निगेशन करना है। तो पूरे का निगेशन कर सकते हैं क्या इसमें? उल्टा कर दो सारे, ट्रू ट्रू। फॉल्स। फॉल्स False. True. True. ट्रू ट्रू, बस खत्म। ठीक है भाई, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। ऐसा लग रहा होगा मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं भाई? ऐसा लग रहा है ना कि मैथ्स नहीं पढ़ रहे, कुछ और ही पढ़ रहे हैं। सर Yes, हाँ बेटा sir. बोलो। सर इसमें भी सेट्स की तरह कर सकते हैं, जैसे वो क्वेश्चन है तो उसको
निगेशन ऑफ उस चीज को ऐसा लिख सकते हैं हम, निगेशन ऑफ पी और क्यू। अच्छा वो बता रहे हो तुम क्या कहते हैं ऑपरेशन बता रहे हो कि अगर पूरे का निगेशन कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ बेसिकली हाँ डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ बिल्कुल वही है चीज जो सेट्स में तुम ऑपरेशन लगाते थे डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ वो पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, वही कह रहे हो ना। यस सर। हाँ कर सकते हो। तो अभी आपको कुछ मैं रूल्स ही बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं, जो आप बता रहे हो डी मॉर्गन्स लॉ वो याद भी रखने, ताकि कई बार क्या होता है हमारा जो कैलकुलेशन है वो कम हो जाती है ना। ठीक है, तो लेट्स से एक और करते हैं क्वेश्चन। मान लो मैंने कहा कि आपको निकालना है इस बारी ट्रुथ टेबल निकालनी है, ट्रुथ टेबल फॉर नेगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है क्यू के साथ, इस तरह से। तो पहले पी और क्यू लिख लो जल्दी से, क्या आएगा? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। फिर सबसे पहले हमें क्या करना है, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बनानी है पी क्यू की, इस तरह से। तो क्या लिखें? मैंने बताया था जब दोनों ट्रू होते हैं सिर्फ तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? फॉल्स आएगा ना। ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका निगेशन करना हो जाएगा भाई। फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, बस खत्म। ठीक है भाई, इजी। यस सर। ठीक है, अब आता है जो तुम बात कर रहे हो कि लाइक कभी कभी क्या होता है दो स्टेटमेंट जो होती हैं, मतलब जो दो स्टेटमेंट लिखे हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। जब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो स्टेटमेंट सिर्फ पी है, क्यू भी एक स्टेटमेंट है। लेकिन जब मैंने क्या करा, इस तरह से ऑपरेशन लगा दिया, ये बाय कंडीशन स्टेटमेंट जो लगाई मैंने, ये क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट में आएगा। इसी तरह से मैंने कुछ ऐसा सॉल्व करा था, ये वाला, ये किस में आएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट में आएगा। ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी कंपाउंड जो स्टेटमेंट होती है, मतलब जब मैं दो कंपाउंड स्टेटमेंट अलग अलग लिखूंगा तो उनकी जब ट्रुथ टेबल होती है वो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। क्या आ जाए? इफ Exactly जैसे कि same. हाँ, मतलब दो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल जब हमने बनाई, मतलब वो हमें देखकर तो नहीं समझ में आ रहा कि वो सेम है ना। लेकिन जब उनकी ट्रुथ टेबल बनाई और देखा कि दोनों की एग्जैक्टली सेम ट्रुथ टेबल आ रही है, तो फिर वो दोनों स्टेटमेंट कैसी होंगी? इक्विवेलेंट होंगी। कैसे होंगी? इक्विवेलेंट होंगी। तो एक क्वेश्चन आ गया। हाँ तो एक क्वेश्चन आ गया, लेट्स से मुझे चेक करना है is P union Q intersection negation P and दूसरी स्टेटमेंट बोलिए negation P intersection Q are logically equivalent। मुझे चेक करना है भाई, क्या ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड स्टेटमेंट लिखी है मैंने, क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट मतलब इनकी ट्रुथ टेबल क्या है? सेम ट्रुथ टेबल। अगर सेम है तभी हम बोलेंगे इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो चेक कर लें, पहले वाला करते हैं। P लिखा, Q लिखा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। पहला क्या निकाले हम? निगेशन P निकाल दें। निगेशन P क्या आएगा? फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू। फिर उसके बाद क्या निकालना है? फिर हमें निकालना है P यूनियन Q निकालना है। ये भी निकाल दो, कितना आएगा? P यूनियन Q बताओ भाई क्या आएगा? P यूनियन Q में जब दोनों फॉल्स होंगे, हाँ पहला आएगा ट्रू आएगा और फॉल्स है ना। ठीक है, लास्ट वाला ही फॉल्स आएगा, बाकी सारे। और अब क्या करना है? अब पहले लिखा हुआ है P यूनियन Q, P यूनियन Q और इंटरसेक्शन कर रहे हैं किसके साथ? निगेशन P के साथ। अच्छा मुझे बताओ, निगेशन जो है वो हमें पता है P का कितना है, वो लिख चुके हैं हम, ये लो। अब जब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन पहले बताओ कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है या नहीं इसमें? मतलब A इंटरसेक्शन B लिखो या B इंटरसेक्शन लिखो, सेम बात है ना ये तो। यस सर। हाँ तो यानी कि अब मैंने पहले लिख दिया निगेशन P और बाद में लिख दिया P यूनियन Q। तो अब ये मत बोलना कि सर पहले ये लिखना चाहिए था, वो बाद में लिखना चाहिए था। तो इन दोनों का बस मुझे क्या करना है बता दो, क्या करना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करके बता दो क्या आएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, इंटरसेक्शन निगेशन P क्या आएगा? फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स, राइट। सिर्फ यही वाला क्या आएगा? ट्रू आएगा, बाकी सारे फॉल्स आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल बन गई पहले वाली उसकी कंपाउंड स्टेटमेंट की। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा ही बता दो क्या लिखा हुआ है? दूसरा लिखा हुआ है निगेशन P इंटरसेक्शन Q। इन दोनों का करना है, फिर क्या आएगा? निगेशन P का Q के साथ इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो क्या आएगा? फॉल्स फॉल्स। इन दोनों को देख रहे हैं भाई। हाँ फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा और फिर फॉल्स आएगा। तो क्या दोनों की एग्जैक्टली सेम आ रही है क्या ट्रुथ टेबल? यस sir. एग्जैक्टली सेम है ना। तो अगर एग्जैक्टली सेम हो गया तो मैं कह सकता हूं कि यस दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। क्लियर है? आया समझ में? Yes, sir. Yes sir.
ओके, क्लियर है सभी को? जैसे मैंने अभी एक तुम्हें एक वो क्या कहते हैं, जब सेट समझा रहा था वेन डायग्राम बनाकर, तो मैंने एक चीज बोली थी, आपको याद होगा, ये रहा, मैंने कहा था ए माइनस बी निकालो या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, एक ही बात है, ये बोला था मैंने। तो ये दोनों के दोनों मतलब क्या है, सेम ही चीज इंप्लाई कर रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर दो कंपाउंड स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है तो मतलब वो सेम बात इंप्लाई कर रही है, तो उनकी ट्रुथ टेबल निकालकर मैं चेक कर लूंगा कि वो सेम है या नहीं। ठीक है भाई? अच्छा, अब आता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है जो बाय कंडीशनल और बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें अब आता है कंडीशनल स्टेटमेंट और बाय कंडीशनल जो स्टेटमेंट है उनके 3 ऑपरेशन और आते हैं। उसमें बोलते हैं उसको कन्वर्स, एक होता है इनवर्स और एक होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या है, कोई कंडीशनल या बाय कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी हुई है उन्हीं का पूछेगा, जो कंपाउंड स्टेटमेंट होती है। कंपाउंड स्टेटमेंट का अगर कन्वर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लेट्स से मैंने बोला एक कंडीशनल स्टेटमेंट बनाई है, मैंने बोला, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं पहले। तो लेट्स से मैंने बोला लेट्स से सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, क्वेश्चन बोला हुआ है, ऐसे बोल दिया कि स्टेटमेंट है पी, क्या स्टेटमेंट बोलिए? फॉर अ स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट है, सिंगल नहीं, कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो ऐसे बोल दिया मैंने कि if two angles are congruent then they are then triangles are, if two angles, अच्छा if two angles are congruent, तो चलो मैंने सेम ट्रायंगल का ले लिया। if two angles are congruent then they are इक्वल। मैंने ऐसे बोल दिया कि कॉन्ग्रुएंट है तो इक्वल है, मतलब ये एक ही बात होती है ना, जब हम कहते हैं कि दो एंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब उनका मेजर या दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये मैंने इफ देन वाली स्टेटमेंट बना दी। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसका क्या लिखूं? कन्वर्स लिखूं। क्या लिखूं? कन्वर्स। तो नाम से ही पता लग रहा है कन्वर्स का मतलब क्या होता है। कन्वर्स का मतलब क्या होता है भाई? उल्टा करके लिख दो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, कन्वर्स कोई बताएगा क्या लिखूं? If they are equal, then their angles are congruent. then हाँ, if they ना लिखो, पहले दे की जगह एंगल से लिख लो, तो ऐसे लिख लो then angles are equal। मैं ऐसे लिख देता हूँ, if then angles are equal, if two angles are congruent then angles are equal। तो अब इसकी कन्वर्स में क्या लिखूंगा? if two angles, दे नहीं ऐसे, मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे, दे से स्टार्टिंग करेंगे। if two angles are equal then they are कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, तो समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हो आप। ठीक है, इनवर्स में क्या करते हैं, ध्यान से देखना। इनवर्स में क्या करेंगे, अगर इनवर्स लिख रहे हैं इसका तो कैसे लिखेंगे उसे? इनवर्स में क्या करेंगे? इफ टू एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, इफ टू एंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट देन दे आर नॉट इक्वल। मतलब मैंने क्या करा, मैंने क्या कर दिया, समझ में आया? इनवर्स में क्या कर दिया मैंने? नॉट। इनवर्स में मैंने बस नॉट घुसा दिया दोनों में। मतलब जैसे हम सिंगल स्टेटमेंट में नेगेशन बोलते थे ना, ये नेगेशन नहीं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये तो नेगेशन ही है, नेगेशन नहीं बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे? इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, ये इफ देन वाले का क्या है, एक तरह से नेगेशन टाइप है। ठीक है, सिंगल अगर स्टेटमेंट का बोलते हैं तो उसमें तो हम नेगेशन बोलते थे, इसमें क्या बोलेंगे? इनवर्स बोलेंगे। तो ये इफ देन वाले के लिए है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो हम कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये इफ देन वालों के लिए ही बोलेगा, बाय कंडीशनल या कंडीशनल स्टेटमेंट वालों के लिए। ठीक है, यस सर। मतलब अगर मैंने बोला 3 × 3 = 5, उसका कन्वर्स, उसका इनवर्स और उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं बोल सकता, मतलब क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ये इफ देन वाला या इफ एंड ओनली इफ वैसा वाला इफ देन वाले का ही आएगा बेसिकली, ये सोच लो। ठीक है, यस सर। कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसी का तुम्हारे से कन्वर्स पूछेगा, उसी का इनवर्स पूछेगा, उसी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछेगा, बाकी किसी का नहीं पूछेगा। तो अब लास्ट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर मैंने कहा इसी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखो तो उसको कैसे लिख दूं मैं? ऐसे लिख दूंगा, इफ टू एंगल्स are not equal then they are not congruent। अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी उसमें नॉट तो लगा दिया दोनों में, लेकिन उल्टा भी करके लिखा है, ये देख रहे हो? मतलब जो पहले बोला था इफ दे आर, है ना, तो
कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करा मैंने, देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करा, स्टेटमेंट को उल्टा भी कर दिया, कन्वर्स भी कर दिया और नॉट भी लगा दिया। क्या समझ में? Yes, sir. कन्वर्स में आपने बोला था, कन्वर्स में आपने बोला था इफ दे आर इक्वल, आपने सिर्फ उल्टा करा था, इफ दे आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करा, वही कन्वर्स वाला ही चीज लिखकर नॉट भी लगा दिया। और इनवर्स में क्या करा, सिर्फ इनवर्स में क्या किया मैंने, स्टेटमेंट को क्या लिखा मैंने, सीधा ही लिखा लेकिन नॉट लगा दिया। क्लियर है? याद रहेगा? Yes, sir. यस सर। देखो सी फॉर कन्वर्स का इनवर्स कर दिया। ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब अब इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन मतलब कंफ्यूजिंग है ना, मतलब तीनों की तीनों जब तक मतलब माइंड में ढंग से नोट कर लो कि कन्वर्स में कैसे लिखा जाता है, इनवर्स में कैसे लिखा जाता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखा जाता है। कन्वर्स में क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। इनवर्स में इनवर्स अभी छोड़ देते हैं, पहले कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर लेते हैं। कन्वर्स में हमने क्या करा, उल्टा लिख दिया, नॉट नहीं लगाया, बस उल्टा कर दिया। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमने क्या करा, Not भी कॉन्ट्रा लगा पॉजिटिव दिया. में नॉट भी लगाया और उल्टा भी कर दिया। और इनवर्स में क्या करा हमने, सीधा ही लिख के नॉट लगा दिया। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब ये Convert- तीन चीजें याद रखनी है। हाँ बेटा बोलो बोलो। सर कन्वर्स होने के लिए सर बाई कंडीशन होनी जरूरी है। तीनों के लिए कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव। जैसे मैंने बोला 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 25, तो इसका कन्वर्स कैसे लिखोगे, सोच के देखो, सोच के देखो। ऐसे तो ना बोलोगे 25 व्हेन, ऐसे तो ना बोलोगे, या इफ, इसमें इफ देन आएगा ही पक्का, आएगा बात समझ में? तो ये कंडीशनल के लिए ही बनेगी। ठीक है, क्लियर है Yes. भाई? Yes, sir. चलो अब ये तो मैंने लिखकर बता दिया। अब वैसे कैसे लिखा जाता है इसे, मान लो स्टेटमेंट थी हमारी, इफ देन वाली स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी। इफ देन वाली स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाती है ना, इंप्लीकेशन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, इंप्लीकेशन। तो P इंप्लाइज Q, ये हमारी स्टेटमेंट थी। ये हमारी क्या थी, स्टेटमेंट, किस फॉर्म में, जो लाइक सिंबल फॉर्म में। अब इसका अगर मुझे क्या निकालना है, पहला निकालना है क्या, कन्वर्स। इसका जो कन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा, Q पहले आ जाएगा, इंप्लाइज P हो जाएगा P। ठीक है, तो मतलब याद रखना कि इसका कन्वर्स निकालोगे तो ऐसे कर दो। फिर सेकंड क्या निकालना है हमें, इनवर्स। इनवर्स में क्या करेंगे बताओ, इनवर्स में क्या करते थे, दोनों का नेगेशन कर देते थे ना, Yes. याद है? और तीसरा बता दो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करेंगे, नेगेशन क्यू फिर इंप्लाई करने के। क्या भाई आ गया समझ में? सर यहाँ पे ऊपर बी बाई कंडीशनल नहीं आएगा? किस में सर जैसे आपने सबसे ऊपर लिखा पी कंडीशनल, पी इंप्लीकेशन क्यू, तो सर यहाँ इसमें पे बाई कंडीशनल का नहीं है, बाई कंडीशनल का नहीं है। ठीक है, सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट का ही आएगा। क्लियर है? Yes, sir. इफ देन वाली का ही बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, सभी को आगे समझ में? Yes, sir. चलो, तो ये मैंने लाइक लिख कर ही बता दी कैसे, और एक एग्जांपल भी दे दिया था। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, लेट्स से। अच्छा एक और चीज, अब कोई भी स्टेटमेंट जो हमने लिखी, अगर कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर वो ऑलवेज ट्रू आ जाती है, क्या हो जाती है, Always true. if a compound statement is always true, मतलब अगर हमने उसकी ट्रुथ टेबल निकाली और ट्रुथ टेबल निकालने पर ऑलवेज ट्रू आ रहा है, देन इट इज, उसको क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी। ऑलवेज ट्रू, अगर ट्रुथ टेबल आती है तो उसको क्या बोलेंगे, टॉटोलॉजी। ऐसे ही इफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट हमने लिखी is always, Sorry, I didn't quite catch that. Could you please repeat it? अरे भाई हाँ कहाँ से चल गए। If a compound statement is, In your Apple Music library. if a compound statement is always false, क्या आ जाता है, अगर always false आता है, then it is उसको बोलते हैं fallacy। क्या बोलते हैं, fallacy। मतलब अगर always false आ रहा है, हमेशा ही false आ रहा है ट्रुथ टेबल, तो उसको क्या बोलेंगे, fallacy। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, fallacy को कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन भी बोल देते हैं, और कॉन्ट्रडिक्शन, ये भी लिख लो, कॉन्ट्रडिक्शन। fallacy ज्यादातर वर्ड यूज होगा, कॉन्ट्रडिक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, Yes. तो ये दोनों वर्ड याद रखना, fallacy या फिर कॉन्ट्रडिक्शन, कब, जब सारी की सारी ट्रुथ टेबल में सारी वैल्यूज क्या आ रही हो आपकी, कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। ठीक है, ओके। Yes, sir. चलो एक करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन। जैसे मान लो हमें बोला, क्वेश्चन दिया हुआ है
एक ऑप्शन P यूनियन Q इंटरसेक्शन नेगेशन P इंटरसेक्शन नेगेशन Q, और बोला है कि पहला ऑप्शन है ये टॉटोलॉजी है, दूसरा बोला है कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन या फॉलिसी एक ही बात है, और फॉलिसी, तीसरा बोला है नन। तीन ही ऑप्शन है। चलो हमें चेक करना है कि इन तीन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो पहला हमें क्या करना है भाई, पी क्यू के जितने भी लाइक पॉसिबल वैल्यूज है वो लिख लो जल्दी से। पी क्यू क्या होगा, ट्रुथ ट्रुथ फिर क्यों नेगोशिएशन में सेकंड में? हाँ बेटा क्यू का भी नेगेशन है, क्यू का भी नेगेशन है। तो क्यू के लिए मैं क्या लिखूंगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहले क्या निकाल दें, नेगेशन पी निकाल दो, नेगेशन क्यू भी निकाल लो। क्या क्या आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले पी यूनियन क्यू करना है। कर दो भाई, क्या आएगा बताओ, पी यूनियन क्यू जल्दी से बता दो क्या आएगा, ट्रू 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 फॉल्स। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, नेगेशन पी इंटरसेक्शन करना है नेगेशन क्यू के साथ। इन दोनों का भी बता दो क्या आएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का इंटरसेक्शन करना है। पहले कौन सा लिखो उसको फर्क नहीं पड़ता, इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और लास्ट क्या आएगा भाई, ट्रू आएगा ना, सिर्फ ये वाला ट्रू आएगा, राइट। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का करना है हमें इंटरसेक्शन करना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ क्या आएगा, सिर्फ जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो कहीं पर भी दोनों जगह पे ट्रू दिख रहा है तुम्हें कहीं, नो सर, फॉल्स आएगा फॉल्स आएगा फॉल्स आएगा फॉल्स आएगा, सारे फॉल्स आगे तो मैं क्या कहूंगा, बी ऑप्शन। ठीक है भाई, यस सर, सभी को आया समझ में? यस सर, यस चलो सर, एक दे रहा हूं मैं और आपको बताना है क्या है। क्वेश्चन है, तुम्हें खुद बताना है कॉन्ट्रडिक्शन है, टॉटोलॉजी या नन ऑफ दीज। तो पी यूनियन क्यू यूनियन आर, इसमें मैंने तीसरी भी ले ली भाई। ठीक है, फिर मैंने कहा बाय कंडीशन स्टेटमेंट लगा दी, पी यूनियन क्यू यूनियन आर, ये निकालना है। तो इसमें पी क्यू आर पहले 8 वैल्यूज लिखोगे ना, 1 2 3, तो ट्रू ट्रू, 4 ट्रू लिखोगे, 4 फॉल्स लिखोगे, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, पी यूनियन सबसे पहले इसमें कहीं पर भी नेगेशन तो है नहीं, तो स्टार्ट करो डायरेक्टली। पी यूनियन क्यू कितना आएगा, पी यूनियन, अच्छा तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम भाई पी यूनियन क्यू कर साथ के साथ यूनियन आर भी कर सकते हो, करते जाओ एक साथ, टाइम बच जाएगा। बताओ क्या लिखो, पी यूनियन क्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट। और उसको फिर यूनियन ट्रू, अच्छा देखो खुद सोच के देखो, अगर आर की वैल्यू हमें पता है यूनियन जब करते हैं तो अब देखो एक एक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। अगर मुझे पता है कि भाई यूनियन करने पर क्या होता है, बेसिकली जब मैं यूनियन करता हूं तो यूनियन करने में अगर एक भी ट्रू होता है तो ट्रू आ जाता है, तो मैं आर की वैल्यूज को देख लेता हूं बस, है ना, किसी एक की वैल्यू देख लो बस, बात सही है? यस अच्छा बाहर वाले की देखना, बाहर वाले की देखना, आर की देखना, क्योंकि देखो पी यूनियन क्यू का आंसर क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आर ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा आंसर। तो आर जहां पर फॉल्स, अच्छा अब लेकिन इसमें एक लाइक ध्यान से देखना है कि आर की वैल्यू जहां पर ट्रू लिखी है तो वो तो पक्का ट्रू आएंगे ना, ये तो बात क्लियर होगी, ठीक है। यस सर, जहां जहां पे आर ट्रू था मैंने एक साथ लिख दिया भाई, अब पी यूनियन क्यू पे डिपेंड ही नहीं करेगा, लेकिन जहां पर आर फॉल्स है तो वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, पी यूनियन क्यू देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। तो बताओ पी यूनियन क्यू सेकंड वाले के लिए क्या आ रहा है, ट्रू आएगा ना, ट्रू लिखोगे। नेक्स्ट वाले के लिए ये भी ट्रू लिख देंगे, इसमें भी ट्रू है, लास्ट वाला बस फॉल्स आएगा, राइट, क्लियर है। तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा लगेगा यार अब तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। अब है ये वाला भी लिख लो, क्या है ये, पी यूनियन क्यू यूनियन आर, ये भी लिख लो। अब इसमें क्या करो, पी जहां पर ट्रू है वहां तो ट्रू ही लिख दो, पक्का ही आएगा, पक्का 4 ट्रू थे ना, ये तो पक्का ही आएंगे। अब बाकी जो 4 हैं उनके लिए सोच लो कैसे लिखोगे, क्यू यूनियन आर बताओ, फिफ्थ वाले के लिए क्या आ रहा है, ट्रू आएगा,
तो ट्रू आएगा ये भी। सर ये Last में टोटोलॉजी है, क्या क्या बेटा? ये टोटोलॉजी आ रही है, टोटोलॉजी, हाँ भाई, क्यों? क्योंकि इसकी भी यही बन गई। अब हमें क्या करना है, बाय कंडीशन वो निकालना है, बाय कंडीशन ऑपरेटर लगाना है इसमें। तो इसमें हमें पता था कि जब दोनों ट्रू होते हैं तब भी ट्रू आता है, जब दोनों फॉल्स होते हैं तब भी ट्रू आता है। तो सारी जगह पे पहले तो सारे के सारे ट्रू हैं, तो ये तो सारे ट्रू ही आएंगे। और भाई लास्ट में भी फॉल्स फॉल्स है तो वो भी ट्रू आएगा, याद है बाय कंडीशन स्टेटमेंट के लिए। Yes, sir. बस खत्म हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है? क्लियर है सभी को, आया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ थोड़े से क्वेश्चंस करा दूंगा जो प्रीवियस पेपर में है, एंड यू विल फील कि भाई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है घर पे, ठीक है? बस इतना ही कर लो। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से क्वेश्चंस और करा दूंगा इसके, दैट्स इट, खत्म हो गया। ठीक है भाई? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। बेटा। Good evening, sir. गुड नाइट सर।